हेलो एवरीवन, आज डेट है 27 अप्रैल 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ताल वोल्केनो को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था माउंट सेंट हेलेंस को लेकर के। तो माउंट सेंट हेलेंस जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यूएसए में लोकेटेड है। माउंट सेंट हेलेंस जो है वो एक एक्टिव वोल्केनो है और कास्केड रेंज का पार्ट है। तो माउंट सेंट हेलेंस की जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और दंतेवाड़ा जो जगह है वहाँ पर माओइस्ट अटैक देखने को मिला, जिसकी वजह से हमारे इंडिया के 10 जवान जो हैं उनकी इसमें डेथ हो गई है। देखो हमारे इंडिया का जो छत्तीसगढ़ झारखंड वाला जो रीजन है वो नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है और वहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी जो है वो बहुत बार देखने को मिली है। तो कुछ बेसिक बातें हम माओइज्म से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अपने कौन कौन से इनिशिएटिव इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए, जो हमारे इंडिया की इंटरनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी को इफेक्ट करता है, उसको सॉल्व करने के लिए हमने जो है वो लॉन्च किए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज माओइज्म। माओइज्म जो है वो एक कम्युनिज्म का फॉर्म है और इसको माओ तसे तुंग के द्वारा डेवलप किया गया था। सबसे पहले ये जो माओइज्म जो है ना, इसमें मेन टारगेट ये रखा जाता है कि जो स्टेट पावर है उसको कैप्चर किया जाए। अब स्टेट पावर को कैप्चर करने के लिए वो कुछ तरीके अपनाते हैं, जैसे कि आर्म्ड इंसर्जेंसी, मास मोबिलाइजेशन एंड स्ट्रेटजी अलायंसेज। इन सब के थ्रू जो है जो माओइस्ट है वो स्टेट पावर को कैप्चर करना चाहते हैं। ये जो माओइज्म है इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि इसको हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ में नक्सलाइट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो नक्सलिज्म जो टर्म हमने डिस्कस की, ये टर्म जो है वो वेस्ट बंगाल का जो नक्सलबारी जो जगह है, जो गांव है, वो उसके नाम से ड्राइव हुआ है नक्सलिज्म। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। वेस्ट बंगाल का नक्सलबारी विलेज है, वहां से ड्राइव हुआ है नक्सलिज्म टर्म। ये जो नक्सलबारी जो विलेज है ना वेस्ट बंगाल का, यहाँ पर क्या था कि यहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे उनके खिलाफ में जो पीजेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था और इसकी वजह से ये जो इशू है वो स्टार्ट हुआ था। 1967 में ये रिबेलियन स्टार्ट हुई और मेन टारगेट इसका ये था कि जो पीजेंट्स हैं जो जिस लैंड के ऊपर काम कर रहे थे वो चाहते थे कि इस लैंड एरिया का रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखने को मिले। और ये जो नक्सलिज्म जो हुआ या जो ये रिबेलियन स्टार्ट हुआ 1967 में, इसको लीडरशिप दी थी कानू सान्याल एंड जगन सांथाल ने। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट है नक्सलिज्म को लेकर के, कहाँ से स्टार्ट हुआ। बहुत बार क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली, जैसे कि स्टेट पीसीएस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो अगर हम बात करें हमारी गवर्नमेंट के अलग अलग इनिशिएटिव हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इशू क्या है, क्या बेसिक रीजन है जिसकी वजह से ये एरिया जो है वो इफेक्ट देखने को मिलता है। तो हमारे इंडिया का जो छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा वाला जो रीजन है वहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं ट्राइबल लोग, और वहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर माइनिंग और भी रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन के लिए टाइम टू टाइम जो डेवलपमेंट काम किया जाता है, तो इसकी वजह से जो ट्राइबल्स हैं उनको लगता है कि उनके जो राइट्स हैं या उनके जो रिसोर्सेज है उनको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको एक तरीके से एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो यही एक बेसिक रीजन है कि ट्राइबल लोग जो हैं वो काफ़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जब माओइस्ट पर्सन उनको इफेक्ट करते हैं, मनी यहाँ पर देते हैं और साथ ही साथ में उनको आर्म्ड वेपन्स प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी सिक्योरिटी जो है वो खुद करो गवर्नमेंट के खिलाफ में। और ये बेसिक रीजन रहता है कि ये ट्राइबल लोग जो हैं वो ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं माओइज्म में। तो इस इशू को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? इस तरीके से कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर
बेसिक लेवल पर जा करके डिस्कशन, कन्वर्सेशन ये सब स्टार्ट करें, ताकि यहाँ के जो ट्राइबल पीपल है उनको लगे कि हाँ गवर्नमेंट जो है जो भी काम कर रही है वो उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कर रही है। साथ ही साथ में जो लोकल पॉपुलेशन है उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब में, तभी जाकर के एक अवेयरनेस जो है या एक बॉन्डिंग जो है, कोऑपरेशन की बॉन्डिंग जो है वो डेवलप हो सकेगी। इसके अलावा कुछ अदर इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने इस जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले 1989 के टाइम में जो है वो ग्रे हाउंड्स जो है उनको रेज किया था। ग्रे हाउंड्स एक तरीके की एलिट एंटी नक्सल फोर्स मानी जाती है। इसके बाद में 2009-10 में जो है वो गवर्नमेंट ने जो है ऑपरेशन ग्रीन हंट लॉन्च किया, और इसमें ये टारगेट रखा गया कि ये जो एरिया है जहाँ पर ये एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी देखने को मिलती है, नक्सल अफेक्टेड जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज को हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, ताकि जो इशू है वो कम से कम देखने को मिले। उसके बाद में 2014 में गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर मोबाइल टावर प्रोजेक्ट, मतलब मोबाइल के कम्युनिकेशन का जो प्रोजेक्ट है, जो कनेक्टिविटी है वो इस एरिया में देने की कोशिश की। और फिर 2018 में एक प्रोग्राम लेकर के आए हम, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में ये टारगेट रखा गया कि वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर, अगर हम सोशल एरियाज़ के की फैक्टर्स की बात करें जहाँ पर प्रोग्रेस डेवलपमेंट कम है, उन सबको इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाएगा, उन सारे डिस्ट्रिक्ट को, और वहाँ पर जो है वो अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा। ओके, तो ये बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली कि ये गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव हैं। और देखो होना भी बहुत ज़रूरी है, ये जो भी इंटरनल लेवल पर जो भी इशू देखने को मिलते हैं उन सभी इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए, तभी जा कर के हम हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी एंड साउंडिटी को जो है वो मेंटेन अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो देखो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर के गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम कुछ आईटी रूल्स में अमेंड करके कुछ अपनी गाइडलाइंस दी है। जैसे कि 2022 में, फरवरी 2022 में उन्होंने बोला था कि जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज। ओके, तो यहाँ पर उनको क्या करना है, अपना एक जो है जो भी जैसे कि 2022 में बोला गया कि आप अपना एक ग्रीवियंस ऑफिसर, जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो अपना एक ग्रीवियंस ऑफिसर, कि कोई भी इशू अगर सामने आता है तो उसको सॉल्व किया जा सके। और 2023 अभी मार्च में एक नई गाइडलाइंस रिलीज की है, जिसमें जो भी वेब सीरीज है, फिल्म्स है, उनको जो है वो कोड ऑफ एथिक्स जो है वो सभी को फॉलो करना है। और कुछ टाइम पहले ही हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं उन्होंने फिर से स्टेटमेंट दिया है कि जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो भी वेब सीरीज आ रही है, मूवीज आ रही हैं, उनमें जो भी अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है उसको लेकर के जल्दी गाइडलाइंस जो है वो रिलीज़ की जाएंगी। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि कुछ गाइडलाइंस को लेकर के कोर्ट के स्टे देखने को मिल रहे हैं, फिर भी टाइम टू टाइम जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म फेस प्रेशर ऑन कंटेंट को लेकर के उनको प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके का इशू जो है वो पहली बार नहीं देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनको लेकर के अमेंड किया गया, लेकिन फिर भी उनको उनके अकॉर्डिंग ही काम जो है वो चलता रहता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है स्टेट पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, एक सेकेंड, हाँ देखो लास्ट ईयर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो भी हमारे इंडिया के प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनके आसपास वाले रीजन में 1 किलोमीटर की रेडियस का जो एरिया है, मतलब कोई भी नेशनल पार्क है मान लो, तो उसके सेंटर से जो बाहर बाउंड्री है, उस बाहर बाउंड्री से हम इस तरीके से एरिया और कन्वर्ट करें चारों तरफ रेडियस के थ्रू कि 1 किलोमीटर एरिया जो है वो हम प्रोटेक्ट करें एज ए बफर जोन, ताकि ह्यूमन एनिमल जो कन्फ्लिक्ट है वो कम देखने को मिलेगा, और जो भी बायोडाइवर्सिटी है किसी भी प्रोटेक्टेड एरियाज की वो भी कम इफेक्ट होगी। लेकिन जब जुडिशरी ने ये अमेंडमेंट किया था तो उसके बाद में अलग अलग स्टेट ने अपना क्राइटेरिया रखा था, और इसका बेसिक प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिला था केरला स्टेट में। केरला स्टेट में बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, नेशनल पार्क्स हैं। तो अगर
वो इसी तरीके से हर नेशनल पार्क के आसपास वाले एरिया में 1 किलोमीटर रेडियस का उन्होंने एरिया बफर जोन डिक्लेयर किया। तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है, जो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन को जो है उनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, दूसरी जगह सेटल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी। तो इसको लेकर के उन्होंने बोला था कि देखो जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए ना, वो कंप्लीट कंट्री में एक समान लागू नहीं हो सकते, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग इशू हैं। तो इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग स्टेट जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करें। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई किया है कि जो भी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने की बात की गई थी, मिनिमम 1 किलोमीटर की अराउंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अक्रॉस द कंट्री, उसको मॉडिफिकेशन का जजमेंट दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो कर्नाटका हाई कोर्ट जो है उन्होंने एक कपल की पिटीशन के बेसिस पर जो है वो सरोगेसी को लेकर के जो प्रोसीजर है उसमें ट्रिपल टेस्ट करने का ऑर्डर दिया है। ट्रिपल टेस्ट क्या होता है? जेनेटिक टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एंड इकोनॉमिक टेस्ट। इसमें जो कपल है वो 57 ईयर ओल्ड जो है वो मैन है और 45 ईयर ओल्ड वीमेन है, और पिटिशनर जो है उनका ओनली चाइल्ड था जो लास्ट ईयर 2022 में रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गया। उसके बाद में वो चाहते हैं कि सरोगेसी के थ्रू जो है वो चाइल्ड ले, लेकिन जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है इंडिया में, उसमें मैन की जो मैक्सिमम ईयर एज है वो 55 ईयर, मतलब सरोगेसी के थ्रू अगर चाइल्ड पैदा करवाना चाहता है कोई कपल, तो उसमें मैन की मैक्सिमम एज जो है वो 55 ईयर्स एज है। लेकिन यहाँ पर जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर जुडिशरी जो है उन्होंने ट्रिपल टेस्ट के थ्रू इस पिटीशन को सॉल्व करने की, या इसमें जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जो राइटर है वो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है और 2007 से 2017 के बीच में वाइस प्रेसिडेंट रहे थे इंडिया के। इन्होंने एक बात बोली है। सबसे पहले तो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है वो 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा था। उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली अडॉप्ट किया था लखनऊ सेशन में इसके बारे में। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने इसके बारे में बात रखी, और फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी उन्होंने रखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है? आप इस तरीके से समझिए कि मान लो कोई बॉय है या फिर गर्ल है, तो अगर उनको मैरिज प्रपोजल दिया जाता है, उनसे पूछा जाता है, तो उनके कुछ क्राइटेरिया होते होंगे। हाँ, कुछ बॉय गर्ल होते होंगे, उनके कुछ क्राइटेरिया नहीं भी होते हैं, लेकिन कुछ क्यों होते हैं कि हाँ, जैसे कि बॉय से अगर पूछा जाए तो गर्ल के लिए कि हाँ एजुकेटेड होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, जो भी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो सेम इसी तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक क्राइटेरिया था, मतलब हमने एक आउटलाइन बनाई थी। आउटलाइन में हमने ये रखा कि हाँ, हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक होगा, हमारे यहाँ पर जो है वो हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, जो अलग अलग कम्युनिटी है, जो ट्राइबल्स हैं, जो डाइवर्सिटी है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, जो भी हमारी टेरिटरी है उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। ये एक आउटलाइन जो है वो हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में दी थी कि अच्छा इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हमें काम करना है। तो वो एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो प्रेजेंट किया था, और फिर इसको 1947 में जो है वो अडेप्ट कर लिया गया था यूनिवर्सली सर्वसम्मति से। यहाँ पर जो राइटर है उनका ये बोलना है कि प्रियम्बल में जो हमने फ्रेटर्निटी वर्ड यूज़ किया है, अगर हम हमारे इंडिया में जैसे बहुत सारी डाइवर्सिटी है, और इसके बारे में देखो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब चल रही थी तब भी इसके बारे में फोकस किया गया था कि फ्रेटर्निटी को अश्योर करने के लिए ना तो इस टर्म को हमने ज़्यादा डिस्कस किया है, और ना ही इस टर्म को अश्योर करने के लिए जो एक प्रोसीजर होना चाहिए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। लेकिन अगर फ्रेटर्निटी को अगर हमने अश्योर नहीं किया तो लिबर्टी, इक्वलिटी जो भी टर्म्स हैं उनका कोई भी यूज़ ना रह पाएगा। तो राइटर ने यहाँ पर बोला है कि हमारे कंट्री की जो डाइवर्सिटी है, स्पेसिफिक अगर हम बात करें रिलीजियस डाइवर्सिटी या कल्चरल डाइवर्सिटी, लैंग्वेज बेस्ड डाइवर्सिटी, ये सब कुछ जो है उसको हमें
एक फ्रेटर्निटी के थ्रू ही हमें अश्योर करना होगा, उसको एक कॉपरेशन के मोड में लाना होगा, तभी जा कर के जो भी हमारी डाइवर्सिटी है वो हमारे इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है। यहाँ पर राइटर जो है उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी बात की है। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उनको स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में अश्योर किया गया था, लेकिन उसमें बोला गया है कि हमारे कंट्री की जो भी डाइवर्सिटी है उन सबको हमें एक तरीके से मेंटेन करना जो है वो हमारी एक ड्यूटी है। ओके, तो यहाँ पर टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमोंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, तो यह हमारी ड्यूटी है। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने फोकस किया है कि हमारी डाइवर्सिटी को हमें मेंटेन करना है, उसको बना के रखना है, तभी जा कर के जो हमारे जो भी कंट्री जो है या हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारा जो एक डाइवर्सिटी वाला जो नेचर है हमारे कल्चर का, वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो देखो अभी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में वाटर बॉडीज़ को लेकर के उनके क्या नंबर्स हैं उसको लेकर के एक रिसर्च हुआ है और कुछ डाटा पब्लिश किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, और वाटर बॉडीज़ की फर्स्ट सेंसस जो है वो इंडिया में कंडक्ट करवाई गई है, और इसके थ्रू हमारे इंडिया में 24,24,540 वाटर बॉडीज़ जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया है। इन वाटर बॉडीज़ में नेचुरल भी और मैन मेड जो स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर शामिल की गई हैं, और इन सब में क्या क्या यूज़ हैं उन सारे वाटर स्टोरेज का, जैसे कि इरिगेशन, इंडस्ट्री, फिश फार्मिंग, डोमेस्टिक यूज, रिक्रिएशन और रिलीजियस एक्टिविटीज़, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये सारे पॉइंट जो है वो वहाँ पर फोकस किए गए हैं। और जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको टैंक, रिजर्वियर, पोन्ड्स, इन सब में जो है वो डिवाइड किया गया है। वाटर जो है ये वाटर बॉडीज कहाँ कहाँ से कलेक्ट करती हैं, मेल्टिंग आइस से, स्ट्रीम, स्प्रिंग, रेन, ड्रेनेज फ्रॉम रेजिडेंशियल और अदर एरियाज, और स्टोर्स वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम ए स्ट्रीम, नाला, रिवर इज ऑल्सो कंसिडर्ड ए वाटर बॉडी। ओके, तो यहाँ पर कुछ डाटा रख रखे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जितनी भी वाटर बॉडीज़ है, जितने भी वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है हमारे इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा जो है वो पॉन्ड्स है 59.5%, फिर है टैंक, फिर है रिजर्वियर, और उसके बाद में वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं, अदर्स हैं एंड लेक्स हैं। यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर देखो पॉन्ड्स को इस कलर से, टैंक्स को इस कलर से, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पर 4.57 लाख जो है वो पॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। मतलब पॉन्ड्स जो है वो हमारा स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो जो हमारा प्लेन रीजन है वहाँ पर पॉन्ड्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ओके, और स्पेसिफिक महाराष्ट्र वाला जो रीजन है वहाँ पर वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो भी वाटर बॉडीज है इनका क्या यूज़ किया जाता है, तो ये रेड कलर जो है वो आपको शो करता है कि फिश फार्मिंग के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो कलर है इससे आपको पता चल रहा है। स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर जो भी वाटर बॉडीज़ है उनका ज़्यादातर फिश फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है। डोमेस्टिक ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए भी काफ़ी यूज किया जाता है। बहुत सारी जो साइट्स हैं वो रिलीजियस साइट्स हैं, कुछ रिक्रिएशनल है, कुछ इंडस्ट्रियल हैं, कुछ ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, जैसे कि महाराष्ट्र में ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पंजाब में ग्राउंड वाटर रिचार्ज, उत्तराखंड, इन सब में ये जो सारी चीज़ें, ये जो वाटर बॉडीज़ बनाई गई हैं वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए बनाई गई हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे इंडिया में जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उसमें 97.1% जो है वो रूरल रीजन में है, 2.9% जो है वो अर्बन एरिया में है, और 83.7% जो है वो टोटल वाटर बॉडीज़ का आर इन यूज़, वाइल द रेस्ट आर नॉन फंक्शनल। मतलब इतनी जो है इनका यूज़ किया जाता है, वो बची हुई जो है वो नॉन फंक्शनल है। ओके, अब अनयूज्ड क्यों है, क्योंकि जैसे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, सिल्टेशन हो गया है, और इरिपेरेबल डैमेज है, और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस है, ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से वाटर बॉडीज जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं। टोटल जो वाटर बॉडीज़ है उसमें से 55.2% जो है वो प्राइवेटली ओन्ड है, और जो बची हुई है वो पब्लिकली ओन्ड है।
और 78% वाटर बॉडीज जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है और 1.6% वाटर बॉडी जो है वो एनक्रोज्ड, जिनके ऊपर एनक्रोच किया जा चुका है। 67.6% जो है पॉन्ड्स हैं, 21% टैंक्स हैं, 4.5% जो है वो वाटर कंजर्वेशन स्कीम है, चेक डैम है, पैरा कोलोकेशन टैंक्स हैं। रिमेनिंग 6.9% जो है इसमें लेक, रिजर्वियर, अदर टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज आती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और पहली बार वाटर बॉडीज का सेंसस किया गया है, तो इसकी वजह से ये फैक्ट जो है और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैक्सिमम हमारे इंडिया में वाटर बॉडीज का जो मेजोरिटी वाटर बॉडीज है उनका यूज जो है वो फिश फार्मिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर देखो यूएन में जो हमारे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं रुचिका कंबोज, उन्होंने इम्पोर्टेंट बात रखी। रशिया ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि यूएन चार्टर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो टाइम टू टाइम हम कुछ डेवलपमेंट करें, कुछ चेंज करें यूनाइटेड नेशन में। तो यहाँ इंडिया ने एंग्री बेसिस पर या फिर एक तरीके से बहुत ही शार्पली अपना पॉइंट रखा है कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें उसका जो यहाँ देखिए, हाँ, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 109 ये बोलता है कि हर डेकेड के बाद में जो है एक रिव्यू कॉन्फ्रेंस होगा, लेकिन अभी तक जो है वो यूएन में इतना चेंज नहीं हो पाया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबरशिप की बहुत लंबे टाइम से डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर इंडिया ने ये भी पॉइंट रखा कि सिर्फ 5 कंट्रीज को आपने वीटो पावर दे रखी है। फिर आप बात करते हो कि हम इक्वल हैं, सबको हम इक्वल मानते हैं, और जो बचे हुए 188 मेंबर्स जो हैं वो फिर कहाँ एक्सटेंड करते हैं। अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका की, बात हम करें अफ्रीका की, तो उनका तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं देखने को मिलता है किसमें, यहाँ पर यूएन में। साथ ही साथ में एशिया, जहाँ पर पॉपुलेशन बेसिस पर जो है वो काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन एरिया काफ़ी ज़्यादा है, और इंडिया जो है वो 2023 में लीडिंग कंट्री बनने वाला है मिड 2023 तक आते आते। तो इन सब के बेसिस पर जो है वो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन, जैसे G4 ग्रुप बना हुआ है उसमें जर्मनी, जापान, इंडिया और जो ब्राज़ील है वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी इंक्लूड किया जा सके वीटो पावर में। तो यहाँ पर इंडिया ने अपना पॉइंट रखा है कि देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन का जो चार्टर है उसमें टाइम टू टाइम जो सर्कमस्टेंसेज है उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखिए, देखो सेम सेक्स मैरिज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट बात रखी है कि राइट टू मैरी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि जो भी लॉज होते हैं वो मैरिज को रेगुलेट करते हैं। अगर हम बात करें तो मैरिज का क्राइटेरिया मैन की एज 21, वीमेन की एज 18, लेकिन अगर सेम सेक्स मैरिज होता है उसमें यही नहीं पता कि कौन मैन कौन वीमेन, उसमें आप कैसे डिसाइड करोगे, उसमें आप जो है वो मैरिज के क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करोगे। ओके, स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसके बेसिस पर आप डिसाइड करने की बात तो कर रहे हो, लेकिन इसके बेसिस पर जो है वो बहुत सारे चेंजेस करने होंगे। यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने जो सॉलिसिटर जनरल है इंडिया के, उन्होंने बोला है कि इस इशू को सॉल्व करने के लिए मेन क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि पार्लियामेंट में जो है वो एक्सपर्ट जो भी लेजिस्लेटर है वो इस इशू को लेकर के टैकल करे, वहाँ पर इसको लेकर के अपना अपना पॉइंट रखा जाए, एक्सपर्ट्स अपनी बात रखें, और उस डिस्कशन के थ्रू जो है इस सेम सेक्स मैरिज वाला जो इशू है इसमें कुछ चेंजेस किया जा सकता है, या इसमें जो भी इसको लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ओके, जुडिशरी बेसिस पर इस इशू को जो है वो टैकल ना किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो देखो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फोकस कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में हेल्थ सिस्टम को लेकर के जो हमारे एंसेस्टर प्रोसीजर रहे हैं या जो हमारा कल्चर रहा है हेल्थ को लेकर के, जिस तरीके से हमारी यहाँ पर मेडिकल प्रोसेस रहा है उसको हम यूज करें, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। मतलब सीधी सी बात यह है कि हम मेडिकल टूरिज्म को इंडिया में प्रमोट करें और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हैं वो इंडिया में आए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए,
तो यहाँ पर जो आर्टिकल है, सूडान में जो इशू देखने को मिला और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया, तो इसमें 360 इंडियन जो है उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है, वो न्यू दिल्ली आ गए हैं। प्रोसीजर क्या रहा है इस इवैक्यूएशन का, तो सबसे पहले सूडान में जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको पोर्ट सूडान लाया गया, फिर INS सुमेधा का यूज़ करते हुए जो है उनको लाया गया पोर्ट जेदा, और फिर यहाँ से जो है वो हमने इनको एयरलिफ्ट किया है ऑपरेशन कावेरी के थ्रू। तो ये बेसिक बातें जो हैं वो प्रोसीजर जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए। पोर्ट सूडान की लोकेशन, जेदा की लोकेशन, और यहाँ पर बीच में है रेड सी, ये आप सभी को पता होगा। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा जो हमारा प्रद्युमन सर जो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जो UPSC प्रैक्टिस क्विज जो है, उस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए। अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 27 मई को पेपर देने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियोस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें बहुत जो भी हमारे करंट अफेयर्स स्टैटिक पार्ट जो लास्ट 1.5 ईयर में न्यूज़ में बने रहे, उन सब को हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी जो टॉपिक है उसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में यहाँ पर स्टैटिक करंट अफेयर पार्ट जो है उन सबको इंटीग्रेटेड फॉर्म में लेकर के डिस्कस किया जा रहा है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये क्विज। 6 वीडियो जो है उसके आ चुके हैं और मोर देन 1500 प्लस MCQ क्वेश्चन जो है वहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाएंगी, और स्टेटमेंट्स को जब आप रीड करोगे, उनका आंसर दोगे, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। तो ओके, थैंक यू।